हेलो बच्चा पार्टी, मैं हूं प्रशांत पाठक और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं रोशन साह स्टडी पॉइंट पे। जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि हम क्लास 11th इकोनॉमिक्स और जो माइक्रो का चैप्टर है डिमांड वो कर रहे हैं। हम इसका एक पार्ट कर चुके हैं, पार्ट फर्स्ट, और आज मैं आपके लिए इसका पार्ट सेकंड लेके आया हूं। ठीक है, तो चलो समझो जरा कि डिमांड में जो बातें हमने समझ ली थी उसके आगे क्या क्या है। बच्चा आज का जो आपका टॉपिक है वो है आपका सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। देखो इस टॉपिक में ज्यादा सर मारने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है ज्यादा सर मारने की जरूरत? क्योंकि हमारी बात हुई थी कि डिमांड को असर डालने वाले कई सारे फैक्टर होते हैं, कई सारी ऐसी बातें हैं जो मांग को प्रभावित करती है। तो अब आप सिर्फ एक फैक्टर को पकड़ लो, वो है वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ कमोडिटी। और लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जब अदर फैक्टर कांस्टेंट होंगे, अदर फैक्टर मतलब अन्य बातें, प्राइस के अलावा जो और बातें थी, रिलेटिव गुड का प्राइस, संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, उपभोक्ता की प्राथमिकता, भविष्य में कीमत की संभावना, इन सब को आप बोलो कि तू चुप, तू कांस्टेंट रहे और सिर्फ एक ही चीज बदलेगी, क्या? वस्तु की कीमत। और क्या होता है बच्चे? कीमत के बढ़ने पे मांग घटती है और कीमत के घटने पे मांग बढ़ती है। मतलब कि कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध है अगर अन्य बातें स्थिर है। और इसी बात को हमने नाम दे दिया किसका? मांग का नियम। देखो क्या लिखा है, अन्य तत्व स्थिर रहने पर मांग के नियम कीमत और वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा के बीच विपरीत मतलब नेगेटिव रिलेशन को ये बताती है। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, आओ अब इस नियम की कुछ मान्यताएं हैं। मान्यता मतलब अजम्पशन, कि ये नियम कह रहा है कि मैं तभी लगूंगा जब ये कुछ बातें आप मानोगे। अरे बोला तो अदर फैक्टर कांस्टेंट होने चाहिए, अन्य बातें स्थिर होनी चाहिए। वो मान्यता के रूप में यहां पे वो सारी बातें लिखी है। देखो क्या है, पहला आपको मान के चलना है कि प्रतिस्थापक वस्तु सब्स्टिट्यूटेड गुड्स के प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा आपको मान के चलना है पूरक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसके भी प्राइस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमारे कंज्यूमर की जो इनकम है वो भी स्थिर मतलब कांस्टेंट रहनी चाहिए, उसमें भी परिवर्तन ना हो। भविष्य में कीमत में परिवर्तन की कोई आशंका, कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। और उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकता, जो उसका टेस्ट और प्रेफरेंस है, उसमें भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तभी लॉ ऑफ डिमांड लगेगा। मतलब अन्य बातें स्थिर हो और बस किसमें परिवर्तन आए? कीमत में, और उसके बदलने से मांग पे कैसा प्रभाव पड़े? नेगेटिव। तो इसी बात को हम लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम कहते हैं। अब मैं बच्चों इसी बात को आपको टेबल और डायग्राम में दिखाने वाला हूं, पहले चेक कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जरा क्या है, देखो जरा क्या है आपके पास, मांग के नियम की तालिका और उसके अलावा मांग के नियम का ग्राफ। तो ग्राफ मैं यही बना दूंगा, आप टेबल बस देख लो जरा सा। देखो क्या बता रहे टेबल यार? कुछ नहीं बता रहा। देखो क्या बता रहे हैं, जैसे जैसे कीमत घट रही है वैसे वैसे मांग क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। यही मांग के नियम की तालिका है। 5 रुपए पे 1, 4 पे 2, 3 पे 3, 2 पे 4, 1 पे 5, है ना। और अगर मैं इसको ग्राफिकली दिखाऊं तो ग्राफ में देखो मैं क्या दिखाऊंगा, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस 0, यहां पे डाल दिया हमने प्राइस, कीमत, और यहां पे हमने डाल दी डिमांड, मात्रा। जरा देखो बच्चा क्या था, 1 2 3 4 5, ये प्राइस है, डिमांड 1 2 3 4 5। जब 5 रुपए का था तो डिमांड 1 थी बेटा, 4 होते डिमांड कितनी हो गई? 2 हो गई। 3 पे डिमांड कितनी हो गई? 3, 2 पे डिमांड 4, 1 पे डिमांड 5। जैसे जैसे प्राइस घट रहा है वैसे वैसे डिमांड बढ़ रही है। तो भैया ये है आपके लॉ ऑफ डिमांड का डायग्राम। कर लो स्क्रीनशॉट, टेबल एंड डायग्राम, तालिका और वक्र, मांग के नियम का। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या है आपके पास, ग्राफ मैंने बना ही दिया है, पीछे बना के मैंने आपको समझा दिया। अब आ जाओ मांग के नियम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ ऐसी बातें जो सुन के होश उड़ जाएंगे। वो क्या क्या बातें हैं जरा समझो। पहली बात, विपरीत संबंध, नेगेटिव रिलेशन। पता है सर प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव। दूसरी बात, गुणात्मक ना कि परिणात्मक, मतलब मात्रात्मक नहीं होता ये नियम। ये नियम एक गुणात्मक लॉ है, इंग्लिश गुणात्मक क्वालिटेटिव बोलते हैं।
सॉरी क्वालिटेटिव बोलते हैं। तो क्वालिटेटिव लॉ है ये, क्वांटिटेटिव लॉ नहीं है। मतलब ये मात्रात्मक नियम नहीं है, ये गुणात्मक नियम है। क्या मतलब है? मतलब ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि जब प्राइस घटेगा, ठीक है, तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन कितनी बढ़ेगी ये बताना मुश्किल है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ ये बताता है कि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव, लेकिन कितना नेगेटिव ये बात बताना लॉ ऑफ डिमांड के बस की बात नहीं है। तो दूसरी अच्छी बात इसकी ये, एक तो नेगेटिव रिलेशन, प्राइस और डिमांड नेगेटिवली चलता है, और दूसरा ये नियम गुणात्मक नियम है। आगे चलो, एक तरफा नियम, वन साइडेड लॉ, बहुत ध्यान देने वाली बात है बच्चे। अगर कोई तुम्हें यह बोले कि पता है डिमांड के घटने बढ़ने से प्राइस घटता है और डिमांड के घटने से प्राइस बढ़ता है, ये लॉ ऑफ डिमांड है, तो उसे बोलना नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होता। होता क्या है, पहले प्राइस बदलेगा और उसका डिमांड के ऊपर नेगेटिव असर पड़ेगा। मतलब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम, और प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। मतलब ये कि ये लॉ वन साइडेड लॉ है। अगर आप प्राइस से डिमांड की तरफ देखोगे तो नेगेटिव रिलेशन बताता है ये लॉ, अगर आप डिमांड से प्राइस की तरफ देखोगे तो ये लॉ काम नहीं करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं मांग के नियम से संबंधित। पहली बात नेगेटिव रिलेशन, विपरीत संबंध। दूसरी बात गुणात्मक, मतलब क्वालिटेटिव लॉ है ये। और तीसरी बात लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ वन साइडेड है, एक तरफा। प्राइस से डिमांड की तरफ आओगे तो ये लॉ लगता हुआ दिखेगा, लेकिन डिमांड से प्राइस की तरफ जाओगे तो ये लॉ आपको नहीं दिखेगा। बच्चों स्क्रीनशॉट कर लो इस टॉपिक का भी। अगला टॉपिक है आपके पास मांग के नियम के कारण। अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि why प्राइस एंड डिमांड आर इनवर्सली रिलेटेड। बताओ क्यों होता है कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन हो। या इसको ऐसे भी पूछ लेते हैं कि बताओ डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, मतलब कि प्राइस और डिमांड एक दूसरे से नेगेटिवली क्यों रिलेटेड है। तो इसके पीछे टोटल 5 कारण है। पहला, घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम, इंग्लिश LDMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जरा बात को समझो, आपको पता है कि जब आप एक कमोडिटी का एडिशनल यूनिट यूज करोगे, मतलब एक आइसक्रीम आप खा चुके हो और तुरंत आप दूसरी आइसक्रीम खाने जाओगे, तो दूसरी आइसक्रीम जो आपको संतुष्टि देगी, सेटिस्फैक्शन, वो पहले से कम देगी इस लॉ के हिसाब से, है ना। एक आइसक्रीम आपने अभी खाया और तुरंत दूसरा खा रहे हो तो दूसरा आपको कम सेटिस्फाइड करेगा, और इसलिए आप दूसरी आइसक्रीम के लिए प्राइस भी क्या देना चाहते हो, कम, है ना। तो इसलिए लॉ ऑफ डिमांड कैसा होता है, नेगेटिव। देखो जरा, पहला आइसक्रीम मैं उसके लिए 10 रुपए तक देने को तैयार था, लेकिन दूसरे आइसक्रीम से मुझे पता है कि सेटिस्फेक्शन कम मिलेगी, और इसलिए दूसरे के लिए मैं सिर्फ कितने पैसे देना चाहता हूं, 8 रुपए। तो इसलिए डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होता है, पहली वजह। दूसरी वजह पे आओ, स्थानापन्न प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव की वजह से लॉ ऑफ डिमांड लगता है। जरा बात समझो, मैं चाय पीने की सोच रहा हूं और चाय का सब्स्टिट्यूशन क्या है, कॉफी। अब अगर मान लो कि चाय जो है वो कॉफी की तुलना में सस्ती हो गई, तो क्या होगा, मैं तो चाय पीऊंगा ही पीऊंगा, और जो दूसरे लोग कॉफी पीने की सोच रहे थे वो भी कहां आ जाएंगे, चाय के पास। बात को समझिए, अगर किसी वस्तु की कीमत घटी और वो सस्ता हो गया अपने सब्स्टिट्यूशन, अपने प्रतिस्थापन की तुलना में, तो उसको फायदा मिलेगा अपने सब्स्टिट्यूशन का। मतलब उसके जो कस्टमर हैं, उस कमोडिटी को यूज करने वाले जो कंज्यूमर हैं, वो तो यूज करेंगे ही करेंगे, साथ में सब्स्टिट्यूटेड गुड्स, प्रतिस्थापन वस्तु वाले भी कंज्यूमर आ जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको ध्यान से समझना। सपोज जब मैं ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ाता हूं तो मैं 10 रुपीज की फी लेता हूं, समझना जरा ध्यान से, 10 रुपए की फी लेता हूं और उस फी पे मैं 500 बच्चों को पढ़ा रहा हूं। और बिल्कुल मेरे जैसा पढ़ाने वाला एक और टीचर है मान लो हमारे एरिया में, और वो भी फीस 10 रुपीज की लेता था, ठीक है, बिल्कुल मेरे जैसा पढ़ाता है, मेरा सब्स्टिट्यूशन है, वो मेरा प्रतिस्थापन है। अच्छा, अब मान लो मैंने अपनी ट्यूशन की फीस 8 रुपए कर दी, तो मैं सस्ता हो गया अपने प्रतिस्थापन की तुलना में। तो जो मेरे स्टूडेंट है वो तो मेरे पास है ही, 500 तो अभी है ही, साथ में कुछ नए बच्चे 200 बच्चे और जुड़ गए, और अब मेरी डिमांड 700 हो गई, यहां वाले भी कुछ बच्चे मेरे पास आ गए। तो मतलब इसलिए प्राइस के घटने पे डिमांड बढ़ता है, क्योंकि आपको प्रतिस्थापन प्रभाव, स्थानापन्न प्रभाव मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मिलेगा। 2 पॉइंट स्क्रीनशॉट करो, 3 और हैं, स्क्रीनशॉट करो इसको फटाफट। बच्चा पार्टी हटा दो, हटाता हूं,
लो जी, चलो अब आगे बढ़ो। देखो अगला पॉइंट क्या है, आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट। बच्चों ध्यान से समझना, अगर कोई चीज सस्ती हो जाए तो कंज्यूमर को इनकम इफेक्ट मिलता है। क्या मतलब सर, क्या चीज के सस्ते होने से उसकी इनकम बढ़ जाती है? बिल्कुल बढ़ जाती है, लेकिन मॉनेटरी इनकम नहीं, मौद्रिक आय नहीं, वास्तविक आय। मेरी बात को समझना, एक एग्जांपल से समझाऊंगा मैं तुम्हें। मेरी पॉकेट में अभी 10 रुपए है और चॉकलेट भी 10 रुपए की है, तो मैं 10 रुपए में एक चॉकलेट ले सकता हूं। लेकिन मान लो अगर चॉकलेट 5 रुपए की हो जाए तो इसी 10 रुपए में मैं 2 चॉकलेट ले सकता हूं। और अब जरा पुराने रेट के हिसाब से कंपेयर करो, 2 चॉकलेट खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए थे? 20 रुपए, लेकिन रेट कम होने की वजह से 2 चॉकलेट मैंने कितने में खरीद लिया? 10 रुपए में। कहने का मतलब कि मेरे 10 रुपए ने रेट के कम होने की वजह से कितने का काम कर दिया है? 20 रुपए का काम कर दिया। तो इसे कहते हैं आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट। और सरल भाषा में बोलूं तो प्राइस के कम होते ही लोगों की खरीदने की क्षमता, परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, और इसलिए कीमत के कम होने से जब कीमत गिरता है, देखो क्या लिखा है, कंज्यूमर की वास्तविक आय में परिवर्तन आएगा, इनकम उसकी बढ़ जाएगी। जेब में पैसे नहीं बढ़ेंगे, उसी पैसे की औकात बढ़ जाएगी, है ना। और कंज्यूमर प्राइस के कम होते ही ज्यादा खरीद पाएगा, उसकी खरीदने की क्षमता बढ़ गई, परचेजिंग पावर बढ़ गई। अगला पॉइंट, नए ग्राहक, न्यू कस्टमर। बताओ जी, बहुत सारे कस्टमर हैं जो आपका प्रोडक्ट क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि उन्हें महंगा लगता है। लेकिन जैसे आप रेट कम करोगे, थोड़ा सा चाहते हैं वो भी आपका प्रोडक्ट यूज करना, लेकिन महंगा इसलिए नहीं ले रहे थे, लेकिन जैसे रेट करोगे कम तो नए कस्टमर उस प्रोडक्ट के साथ जुड़ जाएंगे और उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये देखो ना, फिर डायग्राम दिखा रहा हूं मैं आपको। 10 रुपए की चीज थी, सिर्फ 100 लोग आते थे। जैसे ही 8 रुपए का हो गया तो जो 100 आ रहे थे वो तो आ ही रहे, साथ में कुछ और नए कस्टमर ऐड हो गए, 150 की डिमांड हो गई, इसलिए डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होता है। और आखिरी पॉइंट, 5वां पॉइंट, विभिन्न उपयोग, डिफरेंट यूजेस। बहुत सारी चीजें हैं जिनके डिफरेंट यूज है। एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। एग्जाम्पल मिल्क, दूध। अब देखो होता क्या है, दूध महंगा है तो भैया बस चाय बना के पिएंगे, लेकिन अगर दूध सस्ता हो जाए तो चाय तो पिएंगे ही, और उसके डिफरेंट यूज है। रात को सोने के टाइम 1 गिलास दूध, है ना, घर पे पनीर बनेगा, घर में दही होगी, मतलब बहुत सारे यूज है। तो सस्ता होते ही कंज्यूमर चीजों की डिमांड को बढ़ा देता है अगर उसके डिफरेंट यूज है, और इसलिए रेट कम होने पे, प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ता है। तो ये 5 रीजन है। क्वेश्चन ये आएगा, व्हाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड? डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है? या फिर ये बता दो कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन क्यों है? तो आपको 5 पॉइंट एक्सप्लेन करना है। पहला, प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। दूसरा क्या था आपका? इनकम इफेक्ट है, न्यू कस्टमर है, डिफरेंट यूजेस है। और एक पॉइंट और था आपका, ये देख लो, सब्स्टिट्यूशन, और एक और था LDMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये 5 पॉइंट, 2 ये और 3 पॉइंट ये। तो बच्चों ये देख लो, ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 5 पॉइंट स्क्रीनशॉट कर लो, 2 का कर लिया था, इन तीनों का भी कर लो। बोलो जी, चलो आगे मैं यहां से। चलिए आगे देखिए क्या है बच्चा, मांग के नियम का अपवाद, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये एक्सेप्शन, अपवाद कहते किसको है यार? ये क्या होता है अपवाद? अरे भाई, जहां पे आपका कोई लॉ, कोई नियम फेल हो जाए। अभी हम एक लॉ पढ़ के आए पीछे, क्या पढ़ा आपने? लॉ ने कहा कि भाई प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव। अगर मैं आपको कोई ऐसा एग्जांपल दे दूं जहां पे प्राइस और डिमांड में नेगेटिव नहीं बल्कि उल्टा कैसा रिलेशन हो जाए? प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन हो जाए? पॉजिटिव। तो क्या हुआ? लॉ फेल हो गया, तो हम बोलेंगे क्या हो गया? मांग के नियम का अपवाद हो गया। समझ गए क्या होता है अपवाद? एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जहां पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाए। ठीक है, क्या ऐसी चीजें होती है सर? बहुत सारी चीजें होती है बेटा। पहला, गिवन गुड्स। गिवन गुड्स क्या है? इंफीरियर से भी बुरा गुड्स। एक बार एग्जाम में आया, व्हाट इज गिवन गुड्स? आप बताओगे गिवन गुड्स रेफर्स टू हाईली इंफीरियर गुड्स, उच्च कोटि की घटिया वस्तु को गिवन वस्तु कहते हैं, मतलब जो बहुत बुरी चीज है। अब आप मुझे बताओ, सोच के बोलना, कोई बुरी चीज है, बिल्कुल अच्छी नहीं है, खराब चीज, और वो सस्ती हो गई, तो क्या आप उसकी डिमांड बढ़ाओगे? क्या कहोगे? आपकी सस्ता है, कोई बात नहीं, घटिया भी आने दे। पागल हो क्या? ऐसा थोड़ा होता है यार। अगर प्राइस कम हो गया तो घटिया चीज की डिमांड हम और कम कर देंगे, हम कहेंगे नहीं 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 नहीं, ये घटिया, ये चीज हमें नहीं चाहिए। दूसरे पे आओ, प्रतिष्ठा सूचक वस्तु, मतलब कि स्टेटस सिंबल गुड्स, मतलब वो गुड्स जिसे हम चमका पाए, दूसरों को दिखा पाए। ब्रांडेड कपड़े, गोल्ड, है ना, और डायमंड, ये सभी चीजें क्या है? रेपुटेटेड गुड्स है। और हम इसकी डिमांड क्यों कर रहे हैं? ये महंगा है, इसलिए हम इसकी डिमांड ज्यादा कर रहे हैं ताकि
आईफोन, कोई बंदा आईफोन क्यों लेता है? क्योंकि वो महंगा है, उसको दिखाना है। एंड्रॉयड फोन में आईफोन से ज्यादा फीचर्स है, लेकिन तो भी बंदा आईफोन क्यों ले रहा है? क्योंकि उसे दिखाना है कि ये महंगा है, अच्छी क्वालिटी का नहीं, ब्रांडेड है, और देख तेरे भाई की रेपुटेशन बता रही है ना। तो वहां पे जब रेपुटेशन की बात आती है तो हम कहते हैं भाड़ में जाए, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, आगे चलो, 2 पॉइंट देख लो जहां पे लॉ ऑफ डिमांड टूटते हैं, और आगे देखो क्या है। ये क्या हुआ, चलो और देखो क्या है बच्चा। अभाव, अभाव कब है? शॉर्टेज। कोरोना के टाइम क्या हुआ था? डर लगा कि अब पता नहीं कितने महीनों तक घर में मोदी जी बंद कर देंगे। डर गए हम, और डर गए तो हमें ये था कि भैया मैगी खत्म हो जाएगी इस दुनिया से, जल्दी से खरीद लो जितना खरीद सकते हो। वहां पे लॉ ऑफ डिमांड हमने तोड़ दिया। जब हमें डर होता है कि कोई चीज खत्म होने वाली है, तो फिर हम ये नहीं देखते कि वो महंगा हो गया, हम ये सोचते हैं फटाफट ले ले, जितने का भी मिल रहा है पता नहीं बाद में मिलेगा या नहीं मिलेगा। और हम अभाव के वजह से, फियर ऑफ शॉर्टेज, खत्म होने के डर की वजह से लॉ ऑफ डिमांड तोड़ देते हैं। अज्ञानता, इग्नोरेंस। अगर कोई कंज्यूमर है जो उस कमोडिटी की क्वालिटी के बारे में नहीं जानता, तो उसकी क्वालिटी को वो जज करता है किस चीज से? उसके प्राइस से। फॉर एग्जाम्पल, आपको गिफ्ट देना है अपनी गर्लफ्रेंड को। अब अगर आपको गिफ्ट देना है अपनी गर्लफ्रेंड को, तो भैया फीमेल प्रोडक्ट की क्वालिटी आप क्या जानते हैं? आप तो जानते नहीं हो। अब मान लो क्या गिफ्ट देना चाहते हो, मान लो कान की बालियां, मतलब इयर रिंग्स गिफ्ट देना चाहते हो। अब मान लो आप गए, तो अब क्या है बेस्ट? आपको क्वालिटी का तो पता नहीं, तो अब बेस्ट क्या है? आप बढ़िया से बढ़िया गिफ्ट देना चाहोगे ना, तो दुकान वाले को क्या बोलोगे? बढ़िया दिखा दे। मान लो उसने आपको कोई सस्ती चीज दिखाई, आप छुट्टे क्या बोलोगे? नहीं, और अच्छी दिखा दे। और अब आपकी नजरों में अच्छा क्या है? आपकी नजरों में अच्छा क्या है? जो महंगा है वो अच्छा है। मदर्स डे है, मम्मी को साड़ी गिफ्ट करनी है, बढ़िया से बढ़िया साड़ी गिफ्ट करना चाहते हो। क्या आप साड़ी के कपड़े को छू के पता लगा पाओगे कि क्या बढ़िया है? नहीं पता लगा पाओगे ना। तो क्या अच्छा है? जो महंगा है वो अच्छा है ना। तो इस टाइम पे हम लॉ ऑफ डिमांड को तोड़ देते हैं, जब हमें उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में ना पता हो। और अगली बात, अगर कोई चीज है जो जीवन के लिए अनिवार्य है ना, नेसेसिटी ऑफ लाइफ, मेडिसिन, दवाई, दवाई में आप लॉ ऑफ डिमांड का इंतजार करोगे? मान लो आपका कोई रिलेटिव है जो बीमार है, तो आप केमिस्ट के बाहर जाके बैठोगे, कहोगे लॉ ऑफ डिमांड, सस्ता होगा तो ले जाऊंगा। ऐसा थोड़ा होता है यार, वो रह जाएगा वो बंदा। फटाफट आप जाओ, जिस भी रेट पे दवाई है लेके जाओ। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जहां पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगती है। बच्चा स्क्रीनशॉट करो इन पॉइंट्स का, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए सारे पॉइंट्स, तीसरे से लेके छठे तक के पॉइंट्स हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक और है मौसम परिवर्तन। मौसम, जब बात आती है वेदर की, तो हम वहां पे भी लॉ ऑफ डिमांड नहीं मानते। फॉर एग्जांपल, अब बहुत जल्दी सर्दियां आने वाली हैं, और अगर सर्दी आ गई तो भैया फिर आप ये इंतजार नहीं करोगे कि जैकेट के और स्वेटर के रेट घटेंगे तो लूंगा, फिर जितने का है फटाफट ले आओ वरना ठंडी लग जाएगी आपको। तो मौसम में भी हम क्या करते हैं? लॉ ऑफ डिमांड को तोड़ देते हैं। चलो और आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर मुझसे कह दे कोई कि लॉ ऑफ डिमांड का, डिमांड के चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो मैं इन्हीं 2 टॉपिक्स को कहने वाला हूं। क्या है ये 2 टॉपिक? ध्यान देना सभी लोग। एक है मांग वक्र पर संचलन, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, उसी का दूसरा नाम मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और एक दूसरा भी आगे आएगा, चेंज इन डिमांड, मांग वक्र का खिसकाव। मैं आपको साफ बताऊं, आज तक कोई ऐसा पेपर नहीं बना जिसमें माइक्रो आती हो और माइक्रो में ये क्वेश्चन ना आया हो। हमेशा हमेशा का पॉपुलर क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझना। टॉपिक का नाम आप सबको क्लियर है? नाम ठीक है सबको? टॉपिक का क्या है नाम? टॉपिक का मांग वक्र पर संचलन, इंग्लिश मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, या दूसरा नाम इसी का मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। बहुत सीधी बात, डिमांड को असर डालने वाले कई सारे फैक्टर हैं, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कब होता है? जब वस्तु की खुद की कीमत बदलती हो और अदर फैक्टर चुप रहते हो। देखो क्या लिखा हुआ है, जब एक वस्तु की मांगी गई मात्रा अन्य कारकों के स्थिर रहने पर उसकी कीमत में परिवर्तन के कारण परिवर्तित होगी। अदर फैक्टर चुप, और सिर्फ कौन बदलेगा? कमोडिटी का प्राइस बदलेगा। और तो अगर क्वांटिटी चेंज होगी तब हम इसे क्या बोलते हैं? तब इसे मांगी गई मात्रा में परिवर्तन कहा जाता है। और अगर इसी का ग्राफ बना दिया जाए, ये जो आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, अगर इसका ग्राफ बना दिया जाए तो उसी ग्राफ को हम मांग वक्र पर चलन, चलन या संचलन, इंग्लिश मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कहते हैं। ठीक है, अब आओ इस टॉपिक के अंदर टोटल 2 बातें हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी आगे पढ़ेंगे। क्या है? पहला है मांग में विस्तार, जिसको एक्सपेंशन इन डिमांड कहते हैं। इसके कई सारे नाम हैं।
मांग में विस्तार भी बोलते हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड। कुछ लोग इसे इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोलते हैं, मांगी गई मात्रा में वृद्धि। और कुछ लोग इसे डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर, मांग वक्र पर नीचे की ओर संचलन भी बोलते हैं। ये क्या है जरा समझो, देखो क्या लिखा है। मांग में विस्तार से अभिप्राय वस्तु की कीमत में कमी पर, अगर वस्तु की क्या कम हो गई, कीमत कम हो गई, प्राइस डिक्रीज हो गया, तो मांगी जाने वाली मात्रा में होने वाली वृद्धि से है, अन्य कारकों के स्थिर रहने पर। मैं आपको इसका टेबल और डायग्राम दिखाता हूं, यहीं पे देख लो, जगह नीचे है लेकिन यहीं पे देखो। देखो प्राइस डिमांड, 10 रुपए की आइसक्रीम थी, मैं 5 खाता था, ठीक है, आइसक्रीम 5 की हो गई, मैंने डिमांड 10 कर दी। क्या गिराया, देखा आपने, प्राइस गिरा दिया हमने। जैसे प्राइस गिरा तो जो क्वांटिटी बढ़ी, क्वांटिटी इंक्रीज हो गई ना, तो इसी बिहेवियर को हम क्या कहते हैं, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मांगी गई मात्रा में वृद्धि। और अब मैं इसका अगर ग्राफ बना दूं, देखो बोर्ड पे एक बार, अगर मैं इसी का ग्राफ बना दूं, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस प्राइस और डिमांड, ठीक है, प्राइस 10 रुपए का था तो डिमांड 5 थी। अब जैसे ही प्राइस 5 का हुआ, ठीक है, जैसे ही प्राइस 5 का हुआ, डिमांड कितने की हो गई, 10 की। पहले डिमांड यहां पे था पॉइंट ए पे, और अब डिमांड कहां चला गया, पॉइंट बी पे। आप नोटिस करो क्या हुआ, देखो क्या हुआ, डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूवमेंट हुआ। और एक्सपेंशन क्यों बोल रहे हैं, विस्तार क्यों बोल रहे हैं, पहले डिमांड कितना था, 0 से 5, अब डिमांड कितना है, 0 से 10, तो इसलिए हमने क्या बोला कि डिमांड का क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया। ध्यान से समझिए इस बात को। टॉपिक क्या है, टॉपिक है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब कि मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। दूसरा नाम क्या है इसका, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर, मांग वक्र पर चलन, ठीक है। अच्छा, ये क्यों होता है, ये तब होता है जब अदर फैक्टर कांस्टेंट हो और बस कमोडिटी का प्राइस बदल रहा हो। अच्छा, तो फिर ये कितने टाइप का हो सकता है, 2 टाइप का। पहला एक्सपेंशन, एक्सपेंशन कब होगा, जब वस्तु की खुद की कीमत घट जाए। एक्सपेंशन को हम और क्या कह सकते हैं, अगर कीमत घटेगी तो मांगी गई मात्रा, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा। अगर क्वांटिटी डिमांडेड, मांगी गई मात्रा बढ़ेगी, इसको आप ग्राफ पे दिखाओगे तो ग्राफ पे ऊपर से नीचे की तरफ आप मूव कर गए, नीचे की ओर चलन हो गया, जिसे नीचे की ओर चलन या मांग में विस्तार के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका अपोजिट भी हो सकता है, आप इसको स्क्रीनशॉट करो, आगे दिखाता हूं मैं इसका अपोजिट, जल्दी करो। चले, देखो जी, तालिका और ग्राफ मैंने बना दिया। इसका अपोजिट, मांग में संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। आप समझ जाओ क्या होने वाला है, पिछली बार कीमत घटी थी, है ना, तो मांग में विस्तार हुआ था। अब क्या लिखा है, मांग में संकुचन से अभिप्राय अन्य कारकों के स्थिर रहने पर वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण मांगी जाने वाली मात्रा में कमी से है। अगर प्राइस बढ़ा और क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गया, मांगी गई मात्रा कम हो गई, तो इसे हम बोलेंगे मांगी गई मात्रा में कमी या फिर संकुचन बोलेंगे। और इस बार जब ग्राफ बनाएंगे बच्चा पार्टी, तो आप देखना ग्राफ में मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा। ये देखो टेबल देखो, प्राइस डिमांड उल्टा कर देते हैं, 5 रुपए का था, 10 आइसक्रीम खरीदते थे, 10 रुपए का हो गया, 5 आइसक्रीम खरीद रहे हैं। देखो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गया। ग्राफ देखो इस बात का, अगर इसका आप ग्राफ देखते हो तो क्या होगा, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस 0, पहले क्या था, 5 का था, तो हम कितनी डिमांड करते थे आइसक्रीम की, 10। अब जैसे आइसक्रीम 10 का हो गया, हमने डिमांड कम करके क्या कर दिया है, 5 कर दिया है ना। अब आप देखो कहां की तरफ आप मूव कर गए, पॉइंट ए जो नीचे था, वहां से आप पॉइंट बी जो कहां है अब ऊपर की तरफ है, आप उधर मूवमेंट कर गए। बोलो ठीक है, क्या हो गया, अपवर्ड मूवमेंट बोलेंगे इसको, या दूसरा नाम क्या है इसका, कॉन्ट्रैक्शन है, या तीसरा नाम क्या है, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। हिंदी वाले बच्चों क्या क्या नाम है बच्चा, क्या है, मांग में संकुचन, मांगी गई मात्रा में कमी, या ऊपर की ओर चलन या संचलन भी बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी का अपोजिट यहां पे ये सब क्यों हुआ, ये सब प्राइस की वजह से हुआ, खुद के प्राइस की वजह से, तो हमने नाम क्या दिया, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन या संचलन। और अब इसी का अपोजिट देखो, इसी का अपोजिट चेंज इन डिमांड, मांग में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन, इसी का दूसरा नाम शिफ्ट इन डिमांड, मांग वक्र में खिसकाव। चेंज इन डिमांड या शिफ्ट इन डिमांड, मांग में परिवर्तन या मांग वक्र में खिसकाव। अब समझदार बच्चों बताओ ये क्यों होगा, ये होगा प्राइस के कांस्टेंट रहने पे, चुप रहने पे, और डिमांड के बदलने पे।
सॉरी अदर फैक्टर के बदलने पे। अब इसके होने के पीछे की वजह क्या है कि प्राइस चुप होगा और जो अन्य कारक है अदर फैक्टर, किसको कह रहा हूं अदर फैक्टर, रिलेटिव गुड्स का प्राइस, कंज्यूमर की इनकम, कंज्यूमर का टेस्ट, कंज्यूमर का प्रेफरेंस, फ्यूचर में क्या हो सकता है प्राइस, ये सारी बातें बदलेंगी, खुद का प्राइस चुप रहेगा, तो उसको हम क्या नाम देने वाले हैं, चेंज इन डिमांड या शिफ्ट इन डिमांड, हिंदी मांग में परिवर्तन या मांग वक्र में खिसकाव। बोलो ठीक हो आप। आओ देखते हैं क्या लिखा है। जब एक वस्तु की मांग उस वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन के अलावा, सुना आपने, खुद का प्राइस नहीं बदलना चाहिए, अन्य किसी भी कारक में परिवर्तन के कारण परिवर्तित हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं मांग में परिवर्तन। ठीक है, क्या है वो अन्य बातें, क्या है वो, ये देखो क्या लिखी है, क्या क्या वो बातें हैं जो असर डाल सकती हैं। पहला क्या है देखो जरा, पहला है आपका, ये चीजें हैं जो असर डाल सकती हैं, प्रतिस्थापक मतलब सब्स्टिट्यूटेड गुड्स का प्राइस, पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस, कंज्यूमर की इनकम, आय, रुचि और प्राथमिकता, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, भविष्य में कीमत, फ्यूचर में प्राइस, पॉपुलेशन, आय का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वेदर, ये सारी वो बातें हैं जिनके बदलने से मांग में परिवर्तन आता है, चेंज इन डिमांड आता है, जिसके बदलने से मांग वक्र का शिफ्टिंग, खिसकाव होता है। अब आओ एक एक करके समझते हैं कि कितने तरीकों का खिसकाव हो सकता है। पहला देखो क्या होगा, मांग में वृद्धि होगी। सबसे पहला क्या होगा, मांग में वृद्धि, इंक्रीज इन डिमांड। ये क्यों होगा, प्राइस तो चुप है, अदर फैक्टर चेंज हुए होंगे। देखो जरा, प्राइस डिमांड, ठीक है, प्राइस 10 रुपए का था और 20 बिकता था, प्राइस अभी भी 10 का ही है, ठीक है, और 30 बिकने लगा। सर प्राइस तो चुप है, बिल्कुल जी, यही तो खासियत है मांग में वृद्धि, इंक्रीज इन डिमांड या राइट वर्ड शिफ्ट, सीधे हाथ की ओर मांग वक्र में खिसकाव की ये खासियत है कि प्राइस चुप रहेगा। तो फिर क्या हुआ होगा, मैं बताता हूं ना, अदर फैक्टर चेंज हुए होंगे, जैसे जैसे प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड गुड्स, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड गुड्स महंगा हो गया होगा, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड गुड्स महंगा हो गया होगा, जो प्रतिस्थापक वस्तु है वो महंगी हो गई होगी, तो कंज्यूमर इसे खरीदने आ गए। और क्या हुआ होगा, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तु सस्ती हो गई होगी, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई होगी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, रुचि और प्राथमिकता प्रोडक्ट को लेके बढ़ गया होगा। हमें उम्मीद है कि फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाला है, फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है। तो इन बातों की वजह से सेम प्राइस पर अगर हम डिमांड बढ़ा दें तो इसे इंक्रीज इन डिमांड, मांग में वृद्धि बोलते हैं। और अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ मूवमेंट नहीं करेगा, ग्राफ शिफ्ट करेगा। और कहां शिफ्ट करेगा, सीधे हाथ की ओर शिफ्ट करेगा। मैं दिखाता हूं आपको, देखो आप, y एक्सेस, x एक्सेस 0, ठीक है, ये था प्राइस आपका 10 रुपए और पहले इसी 10 पे कितना बिकता था, 20, इतनी थी डिमांड। प्राइस अभी भी 10 ही है और उसी 10 पे अब कितना बिकने लग गया, 30 बिकने लगा। तो पहले डिमांड कर्व ये था आपका dd और अब डिमांड कर्व आपका कहां चला गया है, ये चला गया D1। तो आप देखें डिमांड कर्व सीधे हाथ की ओर खिसक गया है, खिसकाव, मांग वक्र में खिसकाव, और कौन सी तरफ, सीधे हाथ की तरफ। तो इसको क्या नाम देते हैं, मांग वक्र में वृद्धि का भी नाम देते हैं, मांग में वृद्धि। बताओ ठीक है, इसी का अपोजिट हो सकता है, पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लो अगर इतना ठीक है तो। इसका अपोजिट हो सकता है, देखो क्या है इसका अपोजिट, मांग में कमी। समझदार बनो, सोचो इस बार क्या होने वाला है, मांग में कमी होने वाली है। तो क्यों होगा, कीमत तो स्थिर है, अन्य कारण आपके पक्ष में नहीं है। देखो क्या लिखा है, लिखा है डिक्रीज इन डिमांड। दूसरा नाम क्या दोगे, इस बार डिमांड कर कहां खिसकेगा, उल्टे हाथ की तरफ, लेफ्ट वर्ड। मांग में कमी से अभिप्राय वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन के अतिरिक्त अन्य किसी भी कारक में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में कमी होने से है। इस स्थिति में उसी कीमत पर मांग कम हो जाती है या नीचे की ओर मांग वक्र जो है, या नीची कीमत पर भी मांग वही रहती है। मतलब चाहे कीमत घट भी जाए, कीमत घटने वाली बात तो आप हटा ही दो, इस पॉइंट को तो आप हटा ही दो, आप यहां तक पे ध्यान दो कि उसी कीमत पर मांग कम हो जाती है। देखो आपको मैं दिखाता हूं, प्राइस डिमांड, प्राइस था 10 का, डिमांड थी 30 की, प्राइस है 10 और डिमांड है अब कितना, 20। उसी कीमत पर, सेम प्राइस पर डिमांड कम हो गया तो हम क्या बोलेंगे, मांग में कमी आ गई, डिक्रीज इन डिमांड आ गया। इसको ग्राफिकली दिखाओ तो कहां जाएगा ग्राफ, मूवमेंट तो नहीं होगा, संचलन तो नहीं होगा, क्या होगी, शिफ्टिंग। 10 पे
30 बिकता था और अब उसी 10 पे 20 बिकने लगा। डिमांड कर्व जो यहां पे था वो अब उल्टे हाथ की तरफ खिसक गया है, और खिसक गया है तो ये रहा D1 पे आ गया, लेफ्टवर्ड चला गया। ऐसा क्यों होता है? बहुत सिंपल ना, प्रतिस्थापक वस्तु, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बढ़ा नहीं होगा, सॉरी क्लास, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड कम हो गया होगा, प्रतिस्थापक सस्ता हो गया, सारे कस्टमर इसके वहां भाग गए। ठीक है। दूसरा क्या हुआ होगा? कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक महंगा हो गया होगा। कंज्यूमर की इनकम, इनकम को इको में वाई से इंडिकेट कर देते हैं कई बार, इनकम कंज्यूमर की कम हो गई होगी, इससे डिमांड कम हो गई। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कंज्यूमर का प्रोडक्ट को लेके क्लास कम हो गया होगा, और उसके अलावा फ्यूचर में प्राइस के घटने के चांसेस हैं, तो अभी हम क्यों ले। तो ये कुछ कारण है, आगे लिखे हुए एक सारे कारण। ठीक है, तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से मांग में कमी आती है। तो बच्चा पार्टी में साफ कह रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको क्लियर कर दूं। देखो दो टॉपिक है, एक है आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, और दूसरा है आपके पास चेंज इन डिमांड, मांग में परिवर्तन। इसमें दो चीजें हैं बेटा, एक है मांग वक्र में विस्तार, मांग में विस्तार, तो मांग में विस्तार कब होता है? जब पॉइंट नीचे की तरफ मूव कर जाता है। दूसरा है मांग में संकुचन, वो कब होता है? जब पॉइंट उसी ग्राफ पे ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। इसमें भी दो चीजें, मांग में वृद्धि और मांग में कमी। अगर मांग वक्र सीधे हाथ की तरफ चला जाए तो मांग में वृद्धि, और मांग अगर उल्टे हाथ की तरफ मांग वक्र चला जाए तो मांग में कमी। बच्चा ये कीमत की वजह से, प्राइस की वजह से होता है, अदर फैक्टर कांस्टेंट, और वो क्यों होता है? अदर फैक्टर, अन्य कारकों की वजह से उसमें प्राइस कांस्टेंट है। कारोशन बाबू ठीक है, थक गए हैं? चलिए आगे चलते रहे फिर। चलो आगे क्या है, देखो जरा आगे क्या है। आगे बेटा ये डिफरेंस है, ये जो ऊपर आपने पढ़ा ना उसके पीछे डिफरेंस है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में डिफरेंसेस पूछे जा चुके हैं। वैसे मेरे बताने के लिए इसमें कुछ है नहीं, वजह ये कि मैं पीछे सब पढ़ के आया, सब समझा के आया। देखो क्या लिखा है, लिखा है मांग वक्र में चलन मतलब मूवमेंट, और मांग वक्र में खिसकाव मतलब शिफ्टिंग में अंतर बताओ। बताओ भाई, मूवमेंट कब होता है? जब अदर फैक्टर कांस्टेंट हो और किस में परिवर्तन आ रहा हो? कीमत में परिवर्तन हो रहा हो। अदर फैक्टर कांस्टेंट, प्राइस बदल रहा हो। शिफ्टिंग कब होती है? जब कीमत जो है वो स्थिर हो और अन्य कारकों में परिवर्तन आ रहा हो। ठीक है सबको ये बात। दूसरी बात, मांग वक्र पर प्रभाव, जब मूवमेंट होगा, जब मांगी गई मात्रा में परिवर्तन आएगा तो मांग वक्र पे क्या प्रभाव होगा? या तो विस्तार होगा या संकुचन, है ना। देखो इससे उसी मांग वक्र पर चलन होता है, मतलब मूवमेंट होता है। मूवमेंट कैसा? या तो विस्तार कर जाएगा, आप नीचे की तरफ आ जाओगे, या संकुचन मतलब आप ऊपर की तरफ चले जाओगे, कोई नया वक्र नहीं बनेगा। ठीक है, और इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें मांग वक्र में खिसकाव होगा, शिफ्टिंग, मतलब या तो आप राइटवर्ड बढ़ोगे या फिर आप कहां चले जाओगे बच्चा? लेफ्टवर्ड आ जाओगे। ठीक है, आओ उसके बाद अगला कारण, इसके पीछे कारण क्या है? वस्तु की खुद की कीमत, और इसके पीछे कारण क्या है? अन्य कारक, अदर फैक्टर। कर लो स्क्रीनशॉट, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। उसके बाद ऐसे ही मैं आपके लिए कई सारे डिफरेंसेस लाया हूं। देखो एक और डिफरेंस है, मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि में क्या अंतर है? भैया आप सबको पता चल चुका है, एक्सपेंशन इन डिमांड, ये मांग में विस्तार का मतलब क्या है? एक्सपेंशन इन डिमांड, और ये इंक्रीज इन डिमांड। बताओ जी, एक्सपेंशन इन डिमांड क्यों होता है? जब खुद की कीमत कम हो जाए, है ना। इसका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चा? एक्सपेंशन इन डिमांड का ग्राफ ये देखो, ये था, और जैसे ही प्राइस कम हुआ, प्राइस ये कीमत है, जैसे ये कम हुई तो डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया। एक्सपेंशन इन डिमांड, खुद की कीमत के कम होने से मांग में विस्तार, एक्सपेंशन होता है। और मांग में वृद्धि कब होती है? देखो कीमत कम हुई तो मांग में एक्सपेंशन हो गया, है ना, इंक्रीज इन डिमांड। और मांग में वृद्धि कब होती है? जब कीमत वही है, प्राइस में कोई चेंज नहीं, प्राइस वही है, उसी प्राइस पे डिमांड क्या कर गया? पहले से ज्यादा हो गया। तो क्या बोल देंगे हम? मांग में वृद्धि, इंक्रीज इन डिमांड। ग्राफ मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, कारण क्या है मैंने आपको बता दिया, ये होता है कीमत के कम होने से, और ये होता है अन्य कारकों के अनुकूल होने से। अदर फैक्टर अगर आपके फेवर में चले जाए, जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, जैसे कंज्यूमर का इस प्रोडक्ट को लेकर टेस्ट एंड प्रेफरेंस बढ़ गया, तो स्क्रीनशॉट आप इसको भी कर लें। ठीक है, आगे है आपके पास मांग में संकुचन और मांग में कमी, बिल्कुल ऊपर वाले का उल्टा। देखो क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है, मांग में संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, मांग में कमी, डिक्रीज इन डिमांड। ये कब होगा? जब कीमत बढ़ेगी तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये कब होगा? जब अन्य कीमत स्थिर है और अन्य कारक आपके पक्ष में नहीं है, अदर फैक्टर ठीक ठाक नहीं चल रहे। देखो कीमत बढ़ने से डिमांड कम हो गई तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, मांगी गई मात्रा में कमी, मांगी गई मात्रा में कमी। इसको ग्राफिकली कैसे दिखाओगे? ये देखो
कॉन्ट्रैक्शन दिखाना है ना, ये था प्राइस, ये था डिमांड, और जैसे ही प्राइस बढ़ा, जैसे ही प्राइस बढ़ा, डिमांड क्या हो गई, डिमांड हो गई बच्चे कम, तो ये कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन हो गया। इसमें कहां की तरफ मूवमेंट करते हैं हम, ऊपर की तरफ मूवमेंट करते हैं। ये क्या होगा, सेम प्राइस पे डिमांड बढ़ गया तो इस बार क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, इस बार लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होगी, उल्टे हाथ की तरफ डिमांड कर्व। देखो प्राइस सेम है ना, उसी प्राइस पे डिमांड कम हो गई तो हम उल्टे हाथ की तरफ हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा, खिसक जाएगा। ठीक है, टेबल हो गया दोनों का, और उसके बाद मैंने बताई दिया इसमें ऊपर की ओर चलन होगा और इसमें बाईं ओर उल्टे हाथ की ओर खिसकाव होगा। इसके पीछे कारण है कीमत का बढ़ना और इसके पीछे कारण है अन्य कारकों का प्रतिकूल, मतलब कि आपके अगेंस्ट हो जाना। जैसे कंज्यूमर की इनकम घट गई, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस प्रोडक्ट को लेके कम हो गया, तो कर लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला है आपके पास स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तु। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, स्थानापक वस्तु और पूरक वस्तु। देखो आपको पता है प्रतिस्थापक वस्तु वो वस्तु है, इसको स्थानापन्न वस्तु भी बोलते हैं, ठीक है, जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। जो चीजें एक दूसरे की जगह पे यूज होगी वो सब्स्टिट्यूट है, प्रतिस्थापक, चाय एंड कॉफी, ठीक है। और वो चीजें क्या लिखा है, पूरक वस्तु से अभिप्राय उन वस्तुओं से जिनका एक साथ किसी विशेष उपयोग के लिए उपयोग होगा, है ना, कार और पेट्रोल, ये पेन और ये बोर्ड साथ में यूज होंगे, तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। और चाय और कॉफी क्या है, चाय और कॉफी क्या है, प्रतिस्थापक, मतलब कि सब्स्टिट्यूटेड गुड्स है। उसके बाद मांग की प्रवृत्ति, देखो क्या लिखा है, स्थानापन्न वस्तु की मांग प्रतियोगी होती है, मतलब कि ये कॉम्पिटेटिव गुड्स होते हैं, ठीक है। चाय और कॉफी एक दूसरे के कॉम्पिटेटिव है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे संयुक्त मांग है, मतलब साथ में खरीदे जाते हैं, जॉइंट डिमांड होता है। उसके अलावा संबंध, एक स्थापन वस्तु की कीमत और दूसरी स्थापन वस्तु की मांग के बीच कैसा, तो धनात्मक संबंध होता है। मतलब अगर कॉफी महंगा हुआ तो चाय की डिमांड बढ़ेगी, कॉफी सस्ता हुआ तो चाय की डिमांड घटेगी। और यहाँ पे ऋणात्मक होता है, मतलब कि पेट्रोल महंगा हुआ तो कार की डिमांड कम और पेट्रोल सस्ता हुआ तो कार की डिमांड ज्यादा। एग्जांपल चाय, कॉफी, कोक, पेप्सी। प्रतिस्थापन के एग्जांपल उसके चाय, चीनी और कार और पेट्रोल। कर लो स्क्रीनशॉट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी आपके लिए। उसके बाद आगे है मांग वक्र पर तिरछा कीमत प्रभाव, क्रॉस प्राइस इफेक्ट। बच्चों बहुत सीधी सी चीज बोलूंगा मैं, बहुत सीधी सी चीज। देखो अगर अपनी कीमत बदलने से मांग बदला तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। लेकिन अगर संबंधित वस्तु की कीमत के बदलने से किसी वस्तु की मांग पे असर पड़ा, संबंधित मतलब रिलेटिव गुड्स, तो उसको कहते हैं क्रॉस डिमांड। बस बहुत सीधी सी बात। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा है तिरछे कीमत प्रभाव से अभिप्राय संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन से दी गई वस्तु की मांग पर प्रभाव से होता है। अगर रिलेटिव गुड्स का प्राइस बदला और डिमांड पे असर पड़ा तो इसे क्रॉस डिमांड बोलते हैं। आप सबको पता है कि रिलेटिव गुड्स दो टाइप के हैं, एक है सब्स्टिट्यूटेड मतलब प्रतिस्थापक वस्तु और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। तो पहले हम सब्स्टिट्यूटेड को समझते हैं। अब आप बताओ अगर सब्स्टिट्यूटेड गुड्स की कीमत बढ़ गई, मान लो आप डायग्राम बना रहे हो चाय का, टी का डायग्राम बना रहे हो और प्राइस ऑफ कॉफी, कॉफी का प्राइस बाजार में बढ़ गया तो क्या होगा। अगर कॉफी महंगा हो गया तो चाय के ऊपर ये कैसा प्रभाव डालेगा, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों कैसी चीजें प्रतिस्थापक। तो बाजार में चाय की मांग उसी कीमत पे क्या हो जाएगी मेरे बच्चे, बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा ऐसे ही और समझो, और देखो ऐसे ही अगर आप डायग्राम बना रहे हो चाय का और क्या हुआ मार्केट में प्राइस ऑफ कॉफी, आप चाय के लिए डायग्राम बना रहे हो, मार्केट में प्राइस ऑफ कॉफी कम हो गया तो क्या होगा, सारे कस्टमर चाय वाले भाग जाएंगे कहां की तरफ, कॉफी की तरफ। तो डिमांड कर्व कहां चला जाएगा, लेफ्टवर्ड। कहने का मतलब कि क्रॉस डिमांड, तिरछा मांग पहले तो होता क्यों है, संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन से। ठीक है, और संबंधित वस्तु कितने टाइप की, प्रतिस्थापक, पूरक। तो प्रतिस्थापक वस्तु में क्या होगा, प्रतिस्थापक वस्तु में क्रॉस डिमांड पॉजिटिव होगा। प्राइस ऑफ कॉफी बढ़ा तो डिमांड ऑफ टी भी बढ़ी, और प्राइस ऑफ कॉफी घटा तो डिमांड ऑफ टी भी क्या हो गई, घट गई। पॉजिटिव इफेक्ट देखा आपने। इसलिए जब पिछले ग्राफ में कॉफी का प्राइस बढ़ा था तो चाय की डिमांड कर्व राइटवर्ड चला गया था, सीधे हाथ की तरफ। यहाँ पे कॉफी का प्राइस घटा है तो चाय का डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड आ गया। और पूरक, अगला ये सब्स्टिट्यूटेड में क्रॉस डिमांड है, अब पूरक में, कॉम्प्लीमेंट्री में देखो सबसे पहले तो पता चल चुका है ना पूरक वस्तु किसे कहते हैं।
ठीक है, पूरक वस्तु किसे कहते हैं? जो साथ में डिमांड होती है, इंग्लिश कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो साथ में खरीदे जाते हैं। एग्जांपल इन्होंने यहां पे चाय और चीनी लिए। बताओ, अगर प्राइस ऑफ शुगर, चीनी की कीमत बढ़ गई तो क्या होगा? चाय की डिमांड घट जाएगी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री में रिलेशन नेगेटिव होता है। चीनी महंगा तो चाय की डिमांड उसी रेट पे, चाय की डिमांड कम। और इसका उल्टा स्क्रीनशॉट कर लेना बच्चा, इसका उल्टा यहां पे बना हुआ नहीं है, मैं बना देता हूं आपको, आपके लिए। अगर जो है क्या हो गया, अगर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बढ़ गया तो डिमांड आपने देखा क्या हो गया, डिमांड घट गई। और अगर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कम हो गया तो क्या होगा? जो इसके साथ में जो यूज होने वाली चीज है उसकी डिमांड मार्केट में क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो आपको सिंपल ध्यान रखना है, व्हाट इज क्रॉस डिमांड? तिरछा मांग क्या है? संबंधित वस्तु की कीमत के बदलने से जब किसी वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़े तो इसे तिरछा मांग कहते हैं। संबंधित वस्तु दो तरीकों की, प्रतिस्थापक और पूरक। और प्रतिस्थापक में तिरछा मांग धनात्मक होता है और पूरक में, कॉम्प्लीमेंट्री में तिरछा मांग ऋणात्मक होता है। बात खत्म, ठीक है। चलो अगला क्या है, जरा देखो बच्चा पार्टी। सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु, कई बार डिफरेंस पूछा जा चुका है। बहुत सीधी सीधी बातें आपको याद रखनी है। नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स, सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु। देखो क्या है, सामान्य वस्तु वो वस्तु होती है जिनका आय के साथ, कंज्यूमर की इनकम के साथ कैसा रिलेशन होता है बच्चा पार्टी? पॉजिटिव। और घटिया वस्तु वो वस्तु होती है जिनका मांग उपभोक्ता की आय के बढ़ने से घटता है, मतलब आय के साथ कैसा रिलेशन? नेगेटिव। सिंपल बात, इनकम के बढ़ने से जिस चीज की डिमांड आप बढ़ा दो वो नॉर्मल गुड्स है, और जिसकी डिमांड आप घटा दो वो घटिया वस्तु है, ठीक है। आय प्रभाव मैंने बता ही दिया, इनकम इफेक्ट नॉर्मल पे पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, और घटिया पे, इंफीरियर पे क्या होता है? नेगेटिव। संबंध, आय और सामान्य वस्तु की मांग के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है। याद रखें, नॉर्मल गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड लगता है, सामान्य वस्तु में लॉ ऑफ डिमांड लगता है, और वहीं पे घटिया वस्तु पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता है, ठीक है। उसके अलावा उदाहरण, लास्ट एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, फुल क्रीम मिल्क किसका एग्जांपल है? नॉर्मल गुड्स का। और वहीं पे टोन्ड मिल्क जो है वो किसका एग्जांपल है? टोन्ड मिल्क है आपका घटिया वस्तु का एग्जांपल। बहुत सीधी बात है, सीधा सिंपल लाइन याद रखनी है। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स, सामान्य वस्तु वो वस्तु जो हमारे इनकम के साथ कैसा बिहेव करती है? धनात्मक। आय बढ़ने से मांग बढ़ी, आय घटने से मांग घटी तो नॉर्मल गुड्स है। और घटिया में क्या है? नेगेटिव। आय बढ़ी मांग कम, आय घटी मांग ज्यादा तो वो घटिया है, ठीक है। नॉर्मल गुड्स, सामान्य वस्तु पे लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम लगता है, घटिया वस्तु पे मांग का नियम नहीं लगता। और लास्ट आपका एग्जाम्पल, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके पास आय में परिवर्तन का असर। तो मैंने आपको दिखा दिया बेटा, मैंने आपको दिखाया कि अगर सामान्य वस्तु है, नॉर्मल गुड्स है, सामान्य वस्तु, तो आय बढ़ने से क्या होगा? सेम कीमत पे मांग बढ़ जाएगी। नॉर्मल गुड्स में इनकम बढ़ते ही सेम कीमत पे डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। डिमांड का राइट वर्ड, यहाँ पे एग्जांपल दिया इन्होंने, टीवी का एग्जांपल लिया, कलर टीवी का, तो नॉर्मल गुड्स है, ठीक है। इनकम बढ़ते ही हमने उसकी डिमांड बढ़ा दी। और आगे चलो, अगर इनकम कम हो जाए तो क्या होगा? इनकम के कम होते ही हम नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। देख रहे हो आप कहां आ गए? हम लेफ्टवर्ड आ गए, ठीक है। उसके बाद और आगे चलो, अगर चीज ये नॉर्मल ना होती, अगर ये चीज इंफीरियर होती, घटिया वस्तु होती तो क्या होता? ये देखो, कोई घटिया वस्तु है और कंज्यूमर की आय बढ़ गई, आय बढ़ गई तो वो घटिया चीजों की डिमांड क्या करेगा? वो घटिया चीजों की डिमांड कम करेगा। डिमांड करो लेफ्टवर्ड। और आगे चलो, मान लो घटिया वस्तु है और कंज्यूमर की आय घट गई तो बेचारा मजबूर है ना, चीज घटिया, इंफीरियर चीज, और कंज्यूमर की इनकम कम हो गई तो क्या करेगा बेचारा? घटिया चीजों से उसे गुजारा करना पड़ेगा, घटिया चीजों की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब सिंपल, अगर नॉर्मल है, नॉर्मल गुड्स है तो इनकम के साथ पॉजिटिव बिहेवियर, और इंफीरियर घटिया वस्तु है तो इनकम के साथ नेगेटिव बिहेवियर करता है कंज्यूमर, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है मांग वक्र में दाईं और बाईं ओर खिसकाव के कारण। बहुत सिंपल ना, सब तो अभी आप पढ़ के ही आए हो। देखो ये दाईं ओर, देखो प्राइस की वजह से तो नहीं होगा। एग्जाम का पॉपुलर क्वेश्चन है कि बताओ मांग में वृद्धि क्यों होती है, और बच्चे पता है क्या लिख के आते हैं? क्वेश्चन कहेगा मांग में वृद्धि क्यों होती है, बच्चे लिख के आते हैं कीमत के कम होने से, जो बिल्कुल गलत है ना। कीमत के कम होने से मांगी गई मात्रा बढ़ती है, मांग थोड़ा ना बढ़ती है। मांग तो अन्य कारकों से बढ़ती है ना। तो मांग जब बढ़ती है तो मांग वक्र कहां खिसक जाता है? सीधे हाथ की ओर खिसक जाता है।
समझ गए। और इसके पीछे क्या कारण है, 3 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है कि मांग में वृद्धि के कारण क्या है, इंक्रीज इन डिमांड के क्या कारण है ये बताओ। या डिमांड का राइट वर्ड जब खिसकता है सीधे हाथ की ओर तो क्यों खिसकता है। देखो पहला, सब्स्टिट्यूटेड गुड्स का प्राइस अगर बढ़ जाए, अगर प्रतिस्थापक महंगा हो गया तो इसकी बाजार में वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर पूरक वस्तु की कीमत कम हो जाए, इसके साथ यूज होने वाला कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सस्ता हो गया तो इसकी डिमांड बढ़ेगी। अगर नॉर्मल गुड्स है और कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो डिमांड वो बढ़ाएगा। अगर घटिया चीज है और कंज्यूमर कम कमा रहा है तो वो इनकम घटाएगा। अगर जनसंख्या बढ़ गई तो उसी रेट पे डिमांड बढ़ जाएगी। अगर आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवर में है, पक्ष में है, तो उसी रेट पे आप डिमांड बढ़ाओगे, राइट वर्ड शिफ्ट होगा। भविष्य में कीमत के बढ़ने की आशंका है तो उसी कीमत पे आप डिमांड बढ़ा दोगे, डिमांड का राइट वर्ड शिफ्ट होगा, सीधे हाथ की ओर खिसकेगा। और इसके विपरीत और इसके उल्टा, स्क्रीनशॉट कर लो बच्चों, और इसका उल्टा ये रहा मांग वक्र। मांग वक्र कब बाईं ओर खिसकता है, लेफ्टवर्ड कब जाता है, प्राइस की वजह से तो नहीं जाता, ठीक है, प्राइस की वजह से तो सिर्फ मूवमेंट होता है, अन्य कारकों की वजह से ऐसा होता है। उसमें भी क्या, स्थानापन्न वस्तु, मतलब सब्स्टिट्यूटेड गुड्स सस्ता हो गया, इसके सारे कस्टमर उधर भाग गए, इसकी डिमांड कम हो गई, है ना, उल्टे हाथ की ओर डिमांड कर। पूरक वस्तु कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स महंगा हो गया, कंज्यूमर की इनकम नॉर्मल गुड्स में घट गई है, इंफीरियर गुड्स में कंज्यूमर ज्यादा कमाने लगा है, जनसंख्या देश में कम हो गई, रुचि और प्राथमिकता ये चीज हमें पसंद नहीं है, और भविष्य में कीमत के घटने की संभावना है। तो इन सारी परिस्थितियों में डिमांड का कहां चला जाएगा, लेफ्टवर्ड चला जाएगा, उल्टे हाथ की ओर चला जाएगा। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर था जो हमने पूरा कर दिया है, ठीक है। अब आपका काम ये बचता है, आपको पता है अच्छे से आपको देखना है, देखते हुए बुक रख के रीड करना है। इसका पार्ट फर्स्ट डला हुआ है, फिर भी रोशन भैया इसका लिंक डाल देंगे शायद से, जैसे भी डलता है, ठीक है। तो लिंक आपको मिल जाएगा पार्ट फर्स्ट का, पार्ट सेकंड का। खूब देखो, खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, और हाँ हमें भी, हमारी वीडियो को भी थोड़ा सा बढ़ा दो, शेयर कर दो। जय श्री राम, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।